नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं और 3 सवाल हैं 3 बड़े नेताओं से। मेरे छोटे छोटे एक एक सवाल है। पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, दूसरा सवाल शरद पवार से है और तीसरा सवाल राहुल गांधी से है। तो मोदी जी से मेरा पहला सवाल ये है कि मोदी जी सच सच बताइएगा, जब आप भोपाल में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले हैं और उसमें आप बिना नाम लिए अजीत पवार के घोटाले, छगन भुजबल के घोटाले, तटकरे के घोटाले, तमाम घोटालों की बात याद दिला रहे थे, तब क्या आपको ये पता था कि अगले कुछ दिनों में अजीत पवार दलबल के साथ आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, आपके साथ आने वाले हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके 8-9 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा? सच सच बताइएगा। अगर इस बात का जवाब हाँ में है तो फिर क्या नैतिकता रह जाती है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कैसे लड़ाई लड़ेगी? क्या ये लिस्ट आगे जाकर छोटी होती जाएगी? अगली बार मान लीजिए किसी और पार्टी में के भ्रष्ट नेताओं को आप मिला लेंगे तो उस पार्टी का नाम अपनी सूची से हटा देंगे। फिर अगली बार किसी और पार्टी को अपने साथ मिला लेंगे तो उस पार्टी का नाम सूची से हटा देंगे। तो आप एक भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि 21 लाख करोड़ का घोटाला इन विपक्षी पार्टियों ने मिलकर किया, कभी कहते हैं 30 लाख करोड़ का घोटाला किया, लेकिन कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे, कब होंगे, चार्जशीट कब मामलों में पेश होगी, ये बात पर खामोशी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता था, पार्टी के नेताओं ने नहीं बताया था कि अजीत पवार पार्टी में साथ आने वाले हैं बीजेपी के साथ, तो फिर कहानी और ज़्यादा मुश्किल होती है। क्या इतना अलग थलग प्रधानमंत्री जी पड़ गए हैं? और इस बात पर तो कोई यकीन कैसे करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता ही ना हो कि महाराष्ट्र की इकाई क्या करने जा रही है, जबकि सब कुछ अमित शाह के लेवल पर हो रहा था, जैसा कि अखबारों में छपा है। अजीत पवार के दौरे भी दिल्ली के हो रहे थे। दूसरा सवाल अब मेरा शरद पवार से है। शरद पवार राजनीति के महागुरु घंटाल और चाणक्य और पता नहीं क्या कहलाए जाते हैं। क्या उनको भनक नहीं थी? भनक तो थी उनको, फिर रोका क्यों नहीं उन्हें? अजीत पवार को क्या रोक नहीं सकते थे? प्रफुल्ल पटेल को रोक नहीं सकते थे? छगन भुजबल को रोक नहीं सकते थे? अदिति तटकरे को क्या उनके पिताजी के थ्रू रुकवा नहीं सकते थे? बड़ा सवाल उठता है। तो आपने रोका क्यों नहीं? आपके तरकश में तीर इतने हैं, हर कोई जानता है। आप अजीत पवार क्या चाहते थे? अजीत पवार यही चाहते थे कि उनको महाराष्ट्र की भी कमान सौंप दी जाए, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार चयन करने का ये सारे अधिकार भी सुप्रिया सुले के पास आ गए थे, ऐसा माना जा रहा है। उससे अजीत पवार बहुत नाराज थे और उन्होंने संकेत भी दिया था कि मैं संगठन में काम करना चाहता हूं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते, साथ साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी रहते, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं तो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए आपने, सुप्रिया सुले को बनाया, प्रफुल्ल पटेल को बनाया। एक और कार्यकारी अध्यक्ष हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? क्या नहीं रोका जा सकता था? उस समय जब अजीत पवार विधायक दल की बैठक बुला रहे थे और सुप्रिया सुले बैठक में पहुंच गई थी, उनको सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई थी, उन्होंने अपने भाई को रोकने की असफल कोशिश की। ज़ाहिरा तौर पर फ़ोन 100% शरद पवार को गया होगा या और एमएलएस ने किया होगा, तो शरद पवार अजीत पवार को एक फ़ोन तो कर सकते थे या छगन भुजबल को फ़ोन कर सकते थे कि दिल्ली पुणे आ जाओ, मैं पुणे में हूँ, या मैं पुणे से मुंबई पहुँचता हूँ और फिर बात कर लेंगे। क्यों नहीं रोका? क्या उनको वाकई में लगा कि ये ईडी का डर है और एसीबी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, सीबीआई का डर है और एनसीपी में ये नेता जेल जाएं, इससे अच्छा मंत्री बन जाएं? क्या ऐसा दिमाग में था? या फिर कुछ इस तरह का चल रहा था कि कम से कम एनसीपी में ये नेता एनसीपी के साथ चले जाएंगे तो एनसीपी के बाकी बचे नेता, यानी चाहे शरद पवार हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, चाहे दूसरे नेता हो, उन पर फिर छापे की कार्रवाई बंद हो जाएगी, तो उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। या फिर शरद पवार का कोई नया गेम है, कह रहे मैंने गुगली नहीं फेंकी, वो तो खुद ही बोल्ड हो गए। इतनी आसानी से 82 साल की उम्र में कोई बोल्ड हो जाए, इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है। और 82 साल की उम्र में जो आपने 42 साल पहले किया था 1980 में,
आपने खुद बताया कि 58 विधायकों में से 5 को छोड़कर बाकी सब भाग गए थे और जितने भाग के गए उसमें से 90% फिर चुनाव हार गए। तो इसी तरह की स्थितियां अब दोबारा आ जाएंगी। वो पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। क्या ये काम इतनी आसानी से हो पाएगा? तीसरा सवाल है राहुल गांधी से। अब चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस कहलाती थी, हालांकि वोट प्रतिशत उसको दूसरे नंबर का मिलता रहा। यानी 1995 से लेकर अब तक का स्टडी की जाए तो बीजेपी को 32 से 34% वोट, कांग्रेस को 20, 21, 22% वोट, शिवसेना एकीकृत उस समय जो थी 18-19% वोट और एनसीपी को 15-16% वोट मिलता रहा है। ये बात आंकड़े पूरे गवाही दे रहे हैं। पिछली बार भी देखिए 105 सीटें बीजेपी को मिली, 55-56 सीटें एनसीपी और शिवसेना को मिली, 45 सीटें कांग्रेस को मिली, चौथे नंबर की पार्टी। तो राहुल गांधी ने कभी पार्टी को संभालने की कोशिश क्यों नहीं की? वहां कोई सिद्धारमैया, वहां कोई डीके शिव कुमार, वहां कोई अशोक गहलोत, वहां कोई सचिन पायलट, वहां कोई भूपेश बघेल तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की? चौथे नंबर की पार्टी में बनकर संतुष्ट हो गए और जैसा शरद पवार हाँकते रहे उसी हिसाब से कांग्रेस चलती रही। अब कांग्रेस के पास मौका है, 45 के सीटें हैं उसके पास, उसमें तोड़फोड़ नहीं हुई है। ये बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि कहा जा रहा है कि अशोक चौहान से लेकर 10-11 एमएलए टूट सकते हैं, किसी भी वक्त कांग्रेस टूट सकती है। वो बीजेपी पर है कि कब उसे तोड़ना है, कब अपना सियासी बुलडोजर वहां भेजना है, वो बीजेपी को तय करना है, कांग्रेस को तो तय भी नहीं करना। तो अब लीडर ऑफ ओपोजिशन कांग्रेस का होगा, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस होगी। तो क्या कांग्रेस अब महाविकास अघाड़ी को नए सिरे से पुनर्गठित कर सकती है? उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ अब उसकी भूमिका बढ़ सकती है? क्या राहुल गांधी किसी बड़े नेता को वहां भेज सकते हैं, कोई जिम्मेदारी बड़ी सौंप सकते हैं? दिल्ली का नेता ही कोई चला जाए बेशक, अगर महाराष्ट्र के किसी नेता पर यकीन नहीं है। और क्या रिवाइव करने की कोशिश हो सकती है? सुनहरा चांस है, क्योंकि एनसीपी में फूट पड़ गई, आधी पार्टी अलग हो गई, आधी से ज़्यादा 2/3, क्योंकि आज ही आया कि जो अजीत पवार ने विधायक दल की बैठक अपनी बुलाई थी उसमें 36 चाहिए 2/3 के लिए, उसमें से 35 विधायक मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। अगर इस बात में सच्चाई है तो आसानी से फिर दल बदल की भी चपेट में आने से अजीत पवार बच जाएंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, निशान भी हाथ से निकल गया, चुनाव चिन्ह भी हाथ से निकल गया। अब यही हाल शरद पवार का भी हो सकता है, क्योंकि कहानी तो एनसीपी के विभाजन जैसा हुआ उस तरफ जाती दिख रही है। तो क्या अब कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर पाएगी? एक बड़ा सवाल ये उठता है। और फिर क्या कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर बीजेपी का कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है उसको वो हथियार जो बना रहे हैं उस हथियार की धार कुंद कर देंगे? ये काम तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।